हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं अंकित सर। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने इसका पार्ट नंबर 1 यानी कि पहली स्टोरी हमने ऑलरेडी देख रखी है। अगर आपने मिस कर दी है तो कोई टेंशन मत लेना, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा या फिर यहाँ पर आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पार्ट नंबर 2 यानी कि स्टोरी नंबर 2। अब स्टोरी का नेम क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यानी कि जैसे ही हमने पहली स्टोरी देखी थी, सेम वैसी ही एक दूसरी स्टोरी अनीस जंग ने खुद कैसे महसूस की थी, वो स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। अब स्टोरी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इंडिया का जो सेंट्रल है, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल वैसे तो दिल्ली माना जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी है उस स्टोरी का जो सेंटर है वो सेंटर है फिरोज़ाबाद। अब जैसे ही फिरोज़ाबाद का नाम लेते हैं वैसे ही फ्रेंड्स आपको पता चल जाना चाहिए कि फिरोज़ाबाद जो है वो फिरोज़ाबाद पूरे इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा क्या बनाता है? बैंगल्स बनाता है, ठीक है। तो ऐसी ही एक स्टोरी यहाँ पर हम बैंगल्स के रिलेटेड स्टोरी आज देखने वाले हैं। तो क्या है स्टोरी में, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी नंबर 2, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब दूसरी स्टोरी का हमारा जो नरेटर अनीस जंग है वो किसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? मुकेश को। यानी कि यहाँ पर इस स्टोरी का जो सेंटर कैरेक्टर है वो सेंटर कैरेक्टर कौन सा है? मुकेश है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हुए अनीस जंग बता रहे हैं, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। जब हमारे नरेटर अनीस जंग उसे पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तब वो बताता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो तुरंत ही हमारे नरेटर उसे पूछ लेते हैं कि भाई तेरा सपना तो है मोटर मैकेनिक बनने का, कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। अब ये मोटर मैकेनिक बनने का तेरा सपना तो है, बट क्या तुझे सच में कार्स के बारे में कुछ पता भी तो है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल ही डिटर्मिनेशन के साथ वो बच्चा मेरी आंखों में आंखें डालकर बताता है कि एक दिन मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोज़ाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो बात करने वाले हैं हम, वो स्टोरी कहाँ से रिलेटेड है? फिरोज़ाबाद से रिलेटेड है, जो कि बैंगल्स के लिए फेमस है। अब यहाँ पर हमारे नरेटर ये चीज़ बता रहे हैं कि उसकी एक ड्रीम है। उसकी ड्रीम क्या कौन सी है? उसकी ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनने की, ठीक है। लेकिन उसकी जो ड्रीम है वो जहाँ पर वो रह रहा है वो जगह कौन सी है? फिरोज़ाबाद। उस फिरोज़ाबाद में ये ड्रीम जस्ट लाइक अ लूम्स लाइक अ मिराज, यानी कि सीम्स दैट इट विल बी ट्रू इन द फ्यूचर बट एक्चुअली इट विल नॉट बी सो। यानी कहने का मतलब है कि आप नॉर्मली अगर देखो तो कोई ऑब्वियस है, ड्रीम देखना बहुत अच्छी बात होती है और ड्रीम को कंप्लीट करना उससे भी अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे नरेटर ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये एक छोटा सा बच्चा है जो कि फिरोज़ाबाद में रहता है, और फिरोज़ाबाद में रहने वाला हर एक बच्चा, आप मान लो फ्रेंड्स कि हर एक बच्चा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो बैंगल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसकी और कोई लाइफ होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नरेटर ये दिखाना चाहते हैं कि उसकी लाइफ है, उसकी जो ड्रीम है वो कंप्लीट अगर वो चाहे तो कर सकता है। लेकिन अभी तो जो जगह पर वो रह रहा है, उस जगह पर, उस एरिया में ये उसकी जो ड्रीम है वो कैसी लग रही है, जैसे कि वो कभी ख़त्म ही नहीं कर पाएगा ये ड्रीम। कुछ इस तरीके की यहाँ पर उसकी ड्रीम लग रही है।
एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यहाँ पर हमें वही चीज़ दिखा रही है कि फिरोज़ाबाद में रहने वाला हर एक फैमिली कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से बैंगल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ होता ही है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स फिरोज़ाबाद देख सकते हो, कहाँ पर फिरोज़ाबाद है। ठीक है, मैंने जितने पिक्चर्स यहाँ पर फिरोज़ाबाद के मुझे मिले हैं वो सारे पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगा के रखे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सभी पिक्चर्स आप बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये पिक्चर्स फिरोज़ाबाद की जो बैंगल इंडस्ट्रीज़ है उस बैंगल इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखो तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर बैंगल इंडस्ट्रीज़ को दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ये जो फिरोज़ाबाद है ये फिरोज़ाबाद ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहने का मतलब क्या है? इंडस्ट्री रिलेटेड टू मेकिंग ग्लास, यानी कि वो ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्लास के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी कि यहाँ पर फिरोज़ाबाद में रहने वाली जितनी भी जनरेशंस है वो वन बाय वन यहाँ पर ही काम कर कर बड़े हुए हैं। फर्नेसेस, फर्नेस का मीनिंग क्या होता है? एक छोटा सा रूम होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की फर्नेस होती है और उसी फर्नेस के अराउंड वो लोग पूरे दिन काम करते रहते हैं। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सेल्फ। इट मीन्स यहाँ पर पूरे लैंड की बात की है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये चीज़ देखना, क्योंकि फिरोज़ाबाद की जो बैंगल्स है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और केवल इंडिया की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बैंगल्स ऑफ इंडिया केम फ्रॉम फिरोज़ाबाद। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जितने भी लोग बैंगल्स पहनते हैं, जितनी भी लड़कियां बैंगल्स पहनते हैं, उसमें से 80% बैंगल्स कहाँ से आती है? फिरोज़ाबाद में से आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर दिन हो या रात उसके फर्नेस के बगल बगल में बैठकर वो लोग वहाँ पर काम किया करते हैं, वेल्डिंग किया करते हैं, यानी कि बैंगल्स को जोड़ते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमोंग देम, और मुकेश का फैमिली भी इसी में से एक फैमिली है जो यहाँ पर काम कर रहा है। None of them know that it is illegal for him to work in the glass furnaces with high temperatures। अब किसी को पता भी नहीं है कि छोटे बच्चे को इस तरीके का काम करवाना एक इलीगल काम माना जाता है, क्योंकि ग्लास के फर्नेसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर, इसकी वजह से छोटे बच्चे को वहाँ पर काम करना अलाउड नहीं किया जाता है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और वो भी जगह कैसी है? डिंगी। डिंगी यानी कि आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो फ्रेंड्स, किस तरीके का पिक्चर है। जो पिक्चर बिल्कुल डार्क है, जहाँ पर कोई विंडोज़ नहीं है, जहाँ पर सूरज की रोशनी कभी आई ही नहीं है, कुछ इस तरीके का सेल यानी कि रूम होता है जहाँ पर एयर भी नहीं होती है, लाइट भी नहीं होती है। दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, अगर वहाँ पर लॉ को अप्लाई किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। यानी कि यहाँ पर वो चीज़ बता रहे हैं अनीस जंग कि ऐसे बच्चों को यहाँ पर काम करने की परमिशन नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो रूम होता है वो बहुत ही डार्क होता है, लेकिन अगर वहाँ पर लॉ को एनफोर्स यानी कि अप्लाई किया जाए तो वहाँ पर काम करने वाले करीबन 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो हॉट फर्नेसेस में अपना जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डे लाइट आवर्स का मीनिंग क्या होता है? डे लाइट आवर्स यानी कि जो सन जितनी टाइम रहता है उस टाइम का आवर को जिसे हम क्या कहते हैं? डे लाइट आवर्स। आवर्स ऑफ द डे व्हेन देयर इज सनलाइट, यानी कि सनलाइट का जो जितना भी टाइम होता है और उस समय को हम क्या कहते हैं? डे लाइट आवर्स। तो यहाँ पर वो बच्चों को 20,000 बच्चे हैं जो यहाँ पर फर्नेस के अगल बगल में काम करते हैं और स्लॉग करते हैं। स्लॉग यानी बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और ऑफन क्या कर देते हैं? अपनी जो आइज़ है उसकी आई साइट वो गंवा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि बाहर धूप है, लेकिन आप ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ पर कोई धूप आ ही नहीं रही है,
केवल वहाँ पर एक ही रोशनी है और वो रोशनी किसकी है? फ्लेम की है, क्योंकि आपके अगल बगल में क्या है? फर्नेस है। तो ऑफन ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि बच्चों की जो आईसाइट है वो इसी की वजह से कमज़ोर हो जाती है। मुकेश आइस बिम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट। अब एक अलग सा किस्सा यहाँ पर नरेटर दिखा रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? मुकेश आइस बिम यानी कि उसकी आंखें बहुत चमक गई थी जब उसने सामने से मुझे बुलाया कि चलो मेरे घर चलो। जो घर अभी वो ऐसा बता रहा है कि अभी भी रीबिल्ड यानी कि नए तरीके से उन्होंने बनाया है, उस घर के ले जाने के लिए वो इंसिस्ट कर रहा है हमारे नरेटर को। यानी कि अभी आप देखो फ्रेंड्स, पहली स्टोरी में भी हमने देखा था कि हमारे जो नरेटर है अनिश जंग, ठीक है, वो जिस बच्चे के ऊपर स्टोरी लिख रहे होते हैं उनके साथ उनका बॉन्डिंग कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है, और उसी की वजह से वो उस स्टोरी को आगे बढ़ा पाते हैं। तो यहाँ पर भी मुकेश के साथ उनका जो बॉन्डिंग है वो कुछ अच्छे तरीके से जम गया है। तो एक दिन होता है जब मुकेश सामने से आकर हमारे नरेटर को बताता है, खुशी खुशी बताता है कि चलो आप मेरे घर चलो, और वो ऐसा भी दिखा रहा है वो मेरा घर है जो अभी रीबिल्ड यानी कि फिर से बनना शुरू हो चुका है, ऐसे घर की ओर वो हमारे नरेटर को ले जाता है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारे नरेटर है वो उस जगह को रिप्रेजेंट करते हुए हमें बता रहे हैं कि जो जगह पर जहाँ पर मुकेश का घर आया हुआ है उसकी सिचुएशन क्या है, वहाँ पर जाने का जो रास्ता है उसकी सिचुएशन क्या है, वो यहाँ पर हमारे नरेटर बता रहे हैं। क्या कहते हैं? वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। स्टिंकिंग यानी जहाँ पर बहुत ही गंदी एक बदबू आ रही है। आप यहाँ पर पिक्चर में देखो, कुछ इस तरीके की लेन है, ठीक है, जहाँ पर आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा रास्ता है तो रास्ते के बगल में ही बहुत ज़्यादा गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ इसी तरीके का। चॉक्ड विथ गार्बेज यानी कि पूरा गार्बेज से वो भरा चुका है। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बिंग वॉल्स। कुछ ऐसे घर हमने आगे बढ़े, कुछ ऐसे घर से हम आगे बढ़े जहाँ पर होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, होवेल्स यानी कि स्लम, विथ क्रम्बलिंग यानी कि ऐसी वॉल्स जहाँ पर आप थोड़ा सा हाथ लगाओगे ना तो भी वो गिर जाएगी, ऐसी फॉलिंग डाउन, तुरंत गिरने वाली जैसी आप बता सकते हो, ऐसी वॉल को हमने क्रॉस किया। वॉबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवियल स्टेट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर डोर्स बहुत ही अनस्टेडी है। यानी आप नॉर्मल तरीके से देखो फ्रेंड्स तो हमारा जो घर है, ठीक है, ये भगवान का शुक्र है कि हमें रहने के लिए एक अच्छा सा घर मिला है, क्लियर। तो यहाँ का जो घर होता है वो आपको पता है कि वुडन में से बनाया होता है, लेकिन ये जो घर हम अभी जो बात कर रहे हैं, मुकेश के घर की जो बात कर रहे हैं, वो ऐसा डोर, वहाँ पर डोर नहीं है। आप यहाँ पर देखो, मैं यस एक्चुअली कुछ इसी तरीके का पिक्चर में जो दिख रहा है, कुछ इसी तरीके का घर आपको मुकेश का देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोई विंडो नहीं है और ऐसे क्राउड से भरा ऐसा फैमिली और एनिमल्स दोनों एक साथ में वहाँ पर रहते हैं। यानी कहने का मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि जो स्ट्रीट है वो स्ट्रीट में घर भी है और साथ में वहाँ पर जो कुत्ते हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं, को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवियल स्टेट। यानी कि पहले के ज़माने में जिस तरीके से इंसान है और एनिमल्स जो है साथ में रहते हैं, कुछ इसी तरीके की कंडीशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंक्स ऑफ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। ऐसे ही एक घर के सामने वो रुकता है, बैंक्स ऑफ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, अपने पैरों से वो उस डोर को धक्का लगाता है, एंड पुशेस इट ओपन, और वो दरवाज़ा खुल जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सेक, और अचानक से हम ऐसी ही एक हाफ बिल्ट सेल, क्या होता है कि
बिल्कुल ही रफ तरीके से बनाई हुई जो झोपड़ी होती है, कुछ इस तरीके की आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। कुछ इसी तरीके की झोपड़ी थी जैसे कि मुकेश का घर था, उसमें हम एंटर होते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट टैच्ड विथ डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टव over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। अब बताते हैं कि जैसे ही हम घर में एंटर हुए, इन वन पार्ट ऑफ इट यानी कि उसका एक जो हिस्सा है ट्वेच्ड विथ डेड ग्रास। टैच्ड का मीनिंग क्या होता है? कवर किया हुआ, ड्राई ग्रास से कवर किया हुआ एक हिस्सा था। इज़ अ फायरवुड स्टव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और वहाँ पर ही एक स्टव था जिसके ऊपर एक वेसल रखा था। वेसल यानी क्या होता है? जो खाना बनाते हैं उसके लिए जो कंटेनर होता है, उस कंटेनर की हमें बात की गई है। ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, यानी कि उसके अंदर जो कंटेनर है, जो स्टव के ऊपर कंटेनर रखा हुआ है, उसमें स्पिनिच के लीव्स रखे हुए थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड के ऊपर एक एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई थी। प्लेटर यानी कहने का मतलब एक बहुत बड़ी सी जो प्लेट होती है वो रखी हुई थी, और उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से कटे हुए वेजिटेबल्स रखे थे। चॉप्ड यानी फाइनली कट। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और जैसे ही हम अंदर गए तो हमने देखा, नरेटर बता रहे हैं किसके घर की सिचुएशन, ये बता रहे हैं मुकेश के घर की सिचुएशन बता रहे हैं। तो जैसे ही हम एंटर किए हमने, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक बहुत ही पतली सी एक यंग वुमन थी जो अपने पूरे फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। बहुत अच्छा वर्ड, एक फ्रेज यहाँ पर यूज़ किया है, आइज फिल्ड विथ स्मोक, यानी कि उसकी आंखें जो खाना बना रही है, जो स्टव है उसके धुएं की वजह से बिल्कुल ही स्मोक से भर चुकी है, और फिर भी उसके मुंह के ऊपर क्या है? हंसी है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश का जो बड़ा भाई है उस बड़े भाई की वो क्या है? वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, लेकिन हालांकि वाइफ कहने का मतलब ये नहीं है कि वो उम्र में कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। सी हैज़ बिगन टू कम्पाउंड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ फॉर द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। बहुत अच्छी तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है कि वो मुकेश के जो बड़ा भाई है मुकेश का, उसकी वाइफ तो है लेकिन उम्र में उतनी बड़ी नहीं है, फिर भी उसने कमांड रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? वर्दी, एंड सो इज रिस्पेक्टेड, यानी कहने का मतलब है उसकी शादी हो चुकी है, और शादी हो चुकी है उसी की वजह से उसे रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो चुका है। किस तरीके की रिस्पेक्ट? एक बहू होने की, बहू यानी कि डॉटर इन लॉ होने की उसे रिस्पेक्ट मिल रही है। जो कि अभी घर में 3 लोग रहते हैं। कौन कौन? उसका हस्बैंड रहता है यानी कि मुकेश का बड़ा भाई रहता है, मुकेश रहता है, और उन दोनों के जो पापा है वो रहते हैं, यानी इन तीनों के बीच वो एक ही बहू है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। जब भी कोई उससे बड़ा इंसान यानी कि मुकेश के पापा जब एंटर होते हैं तब वो कुछ नहीं करती, वो क्या करती है? केवल उनके घर की जो दीवार है उसके पीछे चली जाती है और अपना जो दुपट्टा है वो दुपट्टा आगे कर लेती है। वेल यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की इमेज, ठीक है, कुछ इस तरीके का जो दुपट्टा है वो सिर से वो आगे ले लेते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ कस्टम, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसिस बिफोर द मेल एल्डर। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एक कस्टम, एक ट्रेडिशन चला आया है कि जब भी कोई मेल एल्डर्स घर में एंटर होते हैं तो घर की जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, वो कुछ इस तरीके से अपना जो दुपट्टा है वो आगे कर लेते हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवेरिश्ड बैंगल मेकर,
और आज के किस्से की बात की जाए तो यहाँ पर कौन एंटर हुआ है, एक इम्पोवेरिस्ट यानी कि जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, कुछ एक ऐसा ही बेंगल मेकर एंटर हुआ है। तो ये बेंगल मेकर कौन है, मुकेश और उसके बड़ा जो भाई है उसके पिताजी है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। यहाँ पर उनके पापा की कंडीशन दिखाई गई है कि बहुत लंबे समय से स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो लाइफ में कुछ कर पाए नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया था एक ट्रेलर का काम, यानी कि टेलर बनना उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन वो अच्छे तरीके से सक्सेसफुल टेलर नहीं बन पाए थे। तो उसके बाद उन्होंने खुद की जो लाइफ है वो कहाँ पर बिताई थी, एक बेंगल मेकर की ओर उन्होंने बिताई थी। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, यानी कि इतना काम करने के बावजूद भी वो निष्फल रहे थे, वो सक्सेस उनको नहीं मिली थी कि वो अपना खुद का एक घर अच्छे से रेनोवेट करवा सके। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो 2 बेटे हैं उन 2 बेटों को उन्होंने स्कूल तो भेजा ही था। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब फ्रेंड्स आप भी एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि जो पेरेंट सच में अनएजुकेटेड रहे हैं वो ट्राई करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने का। वो चाहते हैं कि जो चीज़ मैंने महसूस की है वो मेरे बच्चे कभी महसूस ना करें। तो एटलीस्ट उसने ट्राई किया था, जो उसके पापा है उसने ट्राई किया था कि उन 2 बेटों को मैं पढ़ाऊँ। फिर भी उसके पास जितना भी नॉलेज था उतना नॉलेज उसने देने का ट्राई किया था, और वो नॉलेज उसके पास केवल एक ही नॉलेज था, और वो नॉलेज क्या था, बेंगल मेकिंग का। तो ये जितना भी उसे पता था वो सारी चीज़ें उसे सिखा दी थी। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, हु वॉज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर ऐड होता है, उस कैरेक्टर का नेम है मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कुछ बताना चाहती है। क्या बताना चाहती है, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। यानी कि ये जो ग्रैंड मदर है मुकेश की, उसने खुद अपने हस्बैंड को देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जब वो बैंगल्स की इंडस्ट्री में काम कर रहे रहे और उसे पॉलिश करने का काम कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से उन्होंने अपनी जो आँखों की दृष्टि है, आँखों का जो विज़न है, वो किस तरीके से उन्होंने गंवाया था, वो बताते हुए उसकी ग्रैंड मदर कहती है इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी। यानी कि ये क्या सिग्निफाई करना चाहती है कि ये मुकेश के जो पापा है उसकी डेस्टिनी है, ठीक है, उसी का कर्म है, उसका नसीब है ये, क्योंकि उसे और कुछ आता नहीं है तो उसे केवल यही चीज़ करनी पड़ेगी। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा फ्रेज दिया है, गॉड गिवन लाइनेज, यानी यहाँ पर उसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोफेशन जो जनरेशन से चलता आया है, जिसमें कभी कोई चेंज आने वाला नहीं है। और वो जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन कौन सा है, बेंगल मेकिंग का। तो कभी भी कोई ये लाइनेज को बदल सकता नहीं है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, यानी कि कभी ऐसी कोई चीज़ होगी सच में कि ये जो ट्रेडिशन बनी हुई है, उसके दादा जो थे, मुकेश के दादा जो थे वो भी बेंगल इंडस्ट्री में थे, उसके पापा वो भी बेंगल इंडस्ट्री में है, तो क्या मुकेश और उसका भाई भी इसी इंडस्ट्रीज़ में आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हमें तो शुरुआत में पहले ही अनीश जंग ने बता दिया था कि मुकेश तो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो क्या सच में उसने जो ड्रीम देखी है वो ड्रीम कभी वो फुलफ़िल कर पाएगा? पता नहीं, वो तो हम आगे इसी यूनिट में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कुछ इस तरीके का है, born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles। अब यहाँ पर मुकेश और उसके भाई की बात की जाती है, उसके पापा की बात की जाती है कि वो लोग एक ऐसी कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है जहाँ पर केवल लोग क्या बनाते हैं, बेंगल ही बनाते हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। उन्होंने पूरी लाइफ, जब से उनका बॉर्न हुआ है तब से लेकर, जब से उनको समझ आई है तब से लेकर केवल उन्होंने बेंगल्स देखी है, उसके अलावा उन्होंने कोई चीज़ देखी
नहीं है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर एक जगह की बात की है फ्रेंड्स। चाहे वो उनका घर है, चाहे वो उनका पीछे का जो ओपन लैंड होता है यार्ड है, चाहे वो दूसरे कोई घर की बात की जाए या कोई दूसरे घर के यार्ड की बात की जाए या फिर फिरोज़ाबाद के किसी भी स्ट्रीट की बात की जाए, हर एक जगह जो इंसान वहाँ पर पैदा होता है उसे बेंगल के अलावा लाइफ में कुछ दिखता नहीं है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yards, are piled on 4-wheeled handcarts, pushed by the young men along the narrow lanes of the shanty town. यहाँ पर फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, जो लड़कियां हैं उनको पता होगा कि उनकी जो अलमारी है उस अलमारी में वो जिस तरीके से बेंगल्स को रखती है, ठीक है, एक जो स्टैंड होता है उस स्टैंड को हम स्पाइरल ऑफ बेंगल्स कहते हैं, जिसमें बहुत अलग अलग कलर की आप यहाँ पर देख सकते हो, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, यानी कि रेनबो में जितने भी कलर आते हैं कुछ इस तरीके की यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके की जो बेंगल्स है वो बेंगल्स ऐसे ही मोल्ड का मीनिंग क्या होता है, ढेर, या ऐसे ही अनकेप्ट यानी कि अपने यार्ड में कुछ इस तरीके का पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके के पिक्चर से, ठीक है, वो वहाँ पर उन्होंने ढेर करके रखा हुआ है और उसी में से वो ले जाकर 4-wheeled हैंड कार्ट क्या होता है, ये पिक्चर में आप देखो, कुछ लोरी टाइप होता है, ठीक है, उसमें डालकर वो जो सैंटी टाउन है, सैंटी टाउन यानी कि एक छोटी सी स्ट्रीट होती है, उस स्ट्रीट में से वो लोग लेकर वहाँ से निकलते हैं, यानी कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, केवल उनके पास एक ही चीज़ है, उनको एक ही आर्ट आता है, वो आर्ट क्या है, बेंगल मेकिंग का। तो अपने ही घर में बेंगल बनाते हैं, जो बनी हुई बेंगल होती है अपने यार्ड में रखते हैं और उसी यार्ड में से जो भी ढेर रखा हुआ है उस ढेर में से कुछ बेंगल लेकर वो कहाँ पर रखते हैं, अपने 4-wheeled हैंड कार्ट में रखते हैं और वहाँ से ही वो बेचने के लिए वहाँ से जाते हैं। And in dark hot months, next to the lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circle of bangles. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंसिडेंट दिखाया है, आप सिचुएशन दिखाई है, आप ऐसा कह सकते हो कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो इन द डार्क हॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि छोटी सी झोपड़ी होती है, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स यानी कि कुछ इस तरीके का, आप देखो देख सकते हो ये जो फ्लेम निकल कर आ रही है, ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो एक लड़की बहुत अच्छी तरीके से बेंगल वहाँ पर जॉइंट कर रही है, ठीक है, फ्लेम से। तो ये चीज़ वहाँ पर दिखा रही है कि जो ऑयल लैम्प होता है वो ऑयल लैम्प के बगल में वो लोग बैठते हैं, वहाँ पर बॉयज़ बैठते हैं, गर्ल्स बैठते हैं उनके पापा या मम्मी के साथ, ठीक है, और जो राउंड करते हैं बेंगल्स को, राउंड करने के बाद जिसे जोड़ते हैं वो जोड़ने का काम इसी ऑयल लैम्प से होता है। तो वहाँ पर सर्कल में सब बैठ जाते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और यहाँ पर काम करने के बाद, डे लाइट आवर्स में काम करने के बाद, हम ऐसा कह सकते हैं डे लाइट, क्योंकि उनकी आंखें इस डार्क से इतने एडजस्टेड हो चुकी है कि उनको जब बाहर जाते हैं तो शायद हम कह सकते हैं कि उनको कुछ नहीं दिखता है। तो ये एडजस्टेबल लाइट्स, उनकी जो आंखें हैं वो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो अंदर के एटमॉस्फेयर के साथ बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंडेड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इसी रीज़न है, यही एक रीज़न है कि बड़े होने से पहले वो अपनी आई साइट लूज़ कर देते हैं, यानी कि गंवा देते हैं। क्योंकि ऑब्वियस है फ्रेंड्स, हमारा जो बॉडी है उस बॉडी को सन का टेम्परेचर भी चाहिए होता है। सन का टेम्परेचर मेंटेन होता है तभी जाकर हमारी जो बॉडी है वो फ्रेश रहती है, हेल्दी फील करती है। बट ये ऑब्वियस है, ये लोग सुबह से लेकर शाम तक केवल एक ही काम करते हैं, तो वो एक डिंगी सेल में करते हैं, तो उन्होंने कभी भी सनलाइट देखी नहीं है। तो ऑब्वियस है उसी का रीज़न ये है कि वो अडल्ट होने से पहले ही उनकी जो आईसाइट है वो गंवा देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन ड्रेब पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन,
सोल्डरिंग पीसीस ऑफ ग्लास। यहाँ पर एक अनदर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। कैरेक्टर का नेम क्या है? सविता, जो कि एक यंग गर्ल है, ड्रेप्ड पिंक ड्रेस, जिसने एक बहुत ही फेडेड कलरलेस, आप कह तो सकते हो पिंक कलर का ड्रेस पहना है, लेकिन एक्चुअल में वो पिंक जैसा दिख रहा नहीं है। तो ऐसा एक ड्रेस उसने पहना हुआ है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, जो कि एक बहुत ही बड़ी वुमन के बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसीस ऑफ ग्लास, यानी कि वो क्या कर रही है? सोल्डरिंग कर रही है, जो बैंगल है उस बैंगल को ज्वाइन कर रही है। As her hands move mechanically like the tongue of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स। अब टोंग क्या होता है? एक इक्विपमेंट होता है, जैसे कि आप घर में यूज़ करते हो। चाय बनाई है तो चाय का जो कंटेनर है, उस चाय के कंटेनर को उठाने के लिए जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो भी एक तरीके का टोंग है। तो यहाँ पर टोंग किस अंदाज में यूज़ किया गया है? जो बैंगल है, वो बैंगल बनाने के लिए, बैंगल को पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम टोंग कहते हैं। लेकिन अभी वो क्या बता रहे हैं कि ये जो सविता नाम की लड़की है वो अपने हाथ कुछ इस तरीके से फैला रही है जैसे कि उसने टोंग यानी कि बैंगल को पकड़ा हुआ है। I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps making. बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि सच में वो जो चीज़ वो बना रही है उसकी गरिमा के बारे में उसे सच में पता है। स्टेट ऑफ बीइंग स्कैर्ड और होली, सेंसिटी का मीनिंग ही बहुत अच्छा यहाँ पर दिया है कि बैंगल, बैंगल यानी क्या होता है? एक जो स्त्री होती है, एक लेडी जो होती है, उसकी गरिमा होती है। तो क्या सच में वो जो चीज़ बना रही है वो उसकी गरिमा के बारे में उसे पता है? उसकी ऑस्पिशियसनेस के बारे में उसे पता है? इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ऑब्वियस है, जो गहना होता है, ये जो बैंगल होती है, वो एक इंडियन जो वुमन होती है उसका सुहाग होता है, एक गहना होता है, बिल्कुल ही गुड एमन होता है उसके मैरिज के लिए। Down on her suddenly one day when her head is strapped with red veil, her hands dyed with red with henna and red bangles rolled onto her wrist. अचानक से उसके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। डाउन ऑन हर यानी कि ये उसे रियलाइज़ होता है कि एक दिन जब उसकी शादी होगी तब उसे लाल कलर का दुपट्टा पहनाया जाएगा। ड्रेप्ड यानी कि लाल कलर के दुपट्टे से उस लड़की को कवर किया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी और उसे लाल कलर की जो बैंगल्स है वो उसके हाथों में पहनाई जाएगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उसके बाद तब जाकर वो एक अच्छी दुल्हन बन पाएगी। ब्राइड यानी कि दुल्हन। तो कुछ इस तरीके की ऑस्पिशियसनेस यहाँ पर दिखाई गई है जो बैंगल वो बना रही है उसकी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, कुछ इसी तरीके का जो उसके बगल में, सविता के बगल में जो लेडी बैठी है, जो ओल्ड वुमन बैठी है, जो बहुत सालों पहले एक उसका मैरिज हो चुका है, तो उसी की तरीके की अभी बात कर रहे हैं सविता की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। अब यहाँ पर उसी की बात करते हुए, सविता की बात करते हुए बता रहे हैं शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट। अब उसके हाथों में, उसके रिस्ट में अभी भी बैंगल है बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों से वो जो लाइट होनी चाहिए वो गायब है। अब कहने का मतलब आंखों में लाइट होनी चाहिए यानी कि उसकी लाइफ जिस तरीके से गुजरनी चाहिए उस तरीके की लाइफ उसकी अभी स्पेंड नहीं हो पा रही है। उसका जो जीवन है वो बहुत कठिनाई से बढ़ रहा है आगे। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ट्रेन ऑफ जॉय। यहाँ पर हिंदी में एक प्रोवर्ब दी गई है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अब शेर क्या होता है? एक क्वांटिटी होती है, मेजरिंग यूनिट होता है, यानी कि एक वक्त का खाना भी हमें मिला नहीं है। सी सेज इन अ वॉइस ट्रेन ऑफ जॉय, यानी कि बहुत ही हताश होकर वो ये चीज़ बता रही है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ। उसके कहने का मतलब है कि उसके पूरे लाइफ में
एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, पूरे लाइफ में उसने एक टाइम का अच्छे से भोजन नहीं खाया है। दैट्स वॉट सी हैज़ रैप्ड। और यही चीज़ वो बता रही है कि उसे मैरिज के बाद उसे ये चीज़ यही कुछ मिला है। रिप्ड का मीनिंग क्या होता है? रिसीव्ड एज अ बेनिफिट, यानी मैरिज करने के बाद जब से वो आई है तब से जब जितनी भी उसने लाइफ स्पेंड की है उस लाइफ टाइम में उसे एक वक्त का खाना भी मिला नहीं है। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। जब उसके हस्बैंड को पूछा गया कि क्यों ऐसा है, तो उसके हस्बैंड का रिप्लाई था, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मेरे पास बैंगल्स बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। क्योंकि हमें पहले से ही बताया गया था कि जो इंसान यहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉटअप होता है उसे केवल बैंगल्स ही बनाना आता है और कुछ आता नहीं है। तो उसका जो हस्बैंड है वो एक बहुत बूढ़ा इंसान है जिसकी बहुत बड़ी सी बियर्ड है। वो कहता है कि मुझे बैंगल बनाने के अलावा और कुछ आता नहीं है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैं कुछ जो कर सकता हूँ वो केवल एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि मेरे फैमिली को रहने के लिए एक घर बना सकता हूँ। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। बहुत अच्छी बात यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि जब मैंने ये सुना, क्या बताया उसने कि मैं केवल एक ही चीज़ कर सकता हूँ, मेरे फैमिली को रहने के लिए घर बना सकता हूँ। तो ये जब बात हमारे नरेटर ने सुनी तो वो कहती है, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। क्या सच में ये इंसान ने इतना तो हासिल कर लिया है जो बहुत सारे इंसान पूरी लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे, यानी कि एक अपना खुद का घर। फ्रेंड्स, हर एक इंसान की एक ड्रीम होती है, ठीक है, कि लाइफ में उसका एक अच्छा सा सेटल्ड हाउस हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ दिखा रहे हैं कि बैंगल मेकर होने के बावजूद भी उसकी एक ड्रीम तो यही रही है कि उसका खुद का घर हो। जैसा भी घर हो, चाहे वो हट ही क्यों ना हो, बट उसकी एक ड्रीम रही है, तो वो ड्रीम उसने फुलफ़िल कर दी है। तो हमारे नरेटर यहाँ पर बता रहे हैं कि सच में इतना हार्डवर्क करने के बाद भी उसने वो चीज़ अचीव कर ली है जो कई सारे लोगों के लिए अभी केवल एक ड्रीम बनी रही है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। कुछ भी हो जाए लेकिन उसके पास एक घर है। रूफ ओवर हिज हेड का कहने का मतलब क्या है? उसके पास खुद का एक घर है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू इट, रिंग्स इन एवरी होम। बहुत अच्छी लाइन दी गई है फ्रेंड्स। अनीस जंग यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पर फिरोज़ाबाद के जितने भी घर है उनके घर की एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि उनके पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज़ है उनके पास बिज़नेस के अलावा, बिज़नेस में बैंगल्स बनाने के अलावा और कुछ काम नहीं है, ठीक है, और ना ही उनके पास प्रॉपर खाना है। तो ये सारी चीज़ कोई एक घर की कंडीशन नहीं है, वो सारी चीज़ फिरोज़ाबाद में रहने वाले हर एक घर की कंडीशन यही है। वो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि जो यंग मैन है वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं उनके ही जो एल्डर्स का जो ऑक्यूपेशन था उसे ही रिपीट करते हैं, यानी कि बैंगल्स बनाना। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि उनके जो एल्डर्स है, ठीक है, जैसे कि मुकेश के जो पापा थे उनके जो दादाजी थे, यानी कि मुकेश के जो दादाजी थे वो जिस ट्रेडिशन में, वो जिस ऑक्यूपेशन में जब से आ रहे थे उसी ऑक्यूपेशन में कौन आया था? मुकेश के पापा आए थे। और मुकेश के पापा के बाद अब किसकी बारी है? मुकेश की और उसके भाई की बारी है। तो यहाँ पर वो चीज़ यही दिखा रहे हैं कि यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि जो जनरेशन से चलता आया है जो ऑक्यूपेशन, उसे ही फॉलो करना पड़ता है। लिटल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, यानी छोटे छोटे बच्चे जो है वो धीरे धीरे करके इस आर्ट को सीख रहे हैं, लेकिन फिरोज़ाबाद में उनके पास करने के लिए केवल एक ही काम है और वो है बैंगल मेकिंग का। Years of mind-numbing toil killed all initiative and the ability to dream.
यहाँ पर कह रहे हैं ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल। माइंड नंबिंग यानी कि पिछले कई टाइम से जो काम वो करते आए हैं, टॉयल यानी कि परिश्रम करना, काम करना, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। यानी कि पहले से ही आप ऐसा सोच लो फ्रेंड्स कि शुरुआत में ही हमारे नरेटर ने बताया था कि मुकेश को क्या बनना है, एक मोटर मैकेनिक बनना है। ठीक है, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर रहने के बाद, फिरोज़ाबाद में रहने के बाद जितना भी आपने परिश्रम किया है, उस परिश्रम से ये चीज़ तो पता चल जाती है कि यहाँ पर काम करने के बाद किसी की कोई भी इच्छा नहीं रहती है कि वो कोई नया काम कर पाए, क्योंकि उनका पूरा टाइम किस में चला जाता है, बेंगल मेकिंग में। तो उनकी सोच कभी भी कोई दूसरे एंगल को तराश ही नहीं सकती है, और उनकी जो ड्रीम की एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, वो कोई और ड्रीम देख ही नहीं पा सकते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. अब जब हमारे नरेटर है अनीस जंग, वो एक इनिशिएटिव करने का ट्राई कर रहे हैं। कौन सा इनिशिएटिव? कि यहाँ का जो बिज़नेस है वो जिस तरीके से, जिस अंदाज से चलता है, तो वो जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में ये लोग कुछ अलग तरीका क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जब ऐसी ही बात एक लड़के को जब बताई गई तो उसने क्या आंसर दिया, तो देखो आप, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, यानी क्यों आप सब एकजुट क्यों नहीं हो जाते हो, ऐसा पूछा हमारे नरेटर ने। किसको पूछा? कि ये यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जो बिल्कुल ही एक मिडल मैन के ट्रैप में फंस चुके हैं। मिडल मैन के ट्रैप में फंसने का मतलब क्या है कि ऑब्वियस है कि ये जो लोग हैं अपने घर में बैंगल्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये बैंगल्स वो डायरेक्टली कस्टमर तो नहीं देते हैं, उसके बीच में कौन है? एक मिडल मैन है, राइट। अब वो मिडल मैन क्या करता है कि इनसे जो बैंगल्स है वो बहुत कम दाम में ले लेता है, और उसके बाद वो ही मिडल मैन कस्टमर को बेचता है बहुत बड़े दाम में। तो सेम चीज़, यही कंडीशन हमारी इंडिया की, आपको पता है फ्रेंड्स। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर नरेटर कि आपको समझना चाहिए कि आप ये मिडल मैन जो है उसे ही क्यों नहीं निकाल दे रहे हो। तो क्या आंसर मिलता है देखते हैं। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि हालांकि हम अगर ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, हम एकजुट हो भी जाते हैं, तो वो हम ही होंगे जिसे जेल होगी, क्योंकि पुलिस हमें ही जेल करेगी, हमें ही मारेगी और हमें ही जेल में ले जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ही एक इल्लीगल काम किया है। अब भाई यहाँ पर कौन सा उन्होंने इल्लीगल काम कर दिया? आप सोचो, ये जो मिडल मैन है वो मिडल मैन को निकालना, यानी कि कोई ऐसा कोई काम किया उन्होंने जो नहीं करने वाला था। अब ऑब्वियस है, आपको जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा किसे मिल रहा है? मिडल मैन को मिल रहा है। तो आप मिडल मैन को बीच में से हटाना चाहते हो तो वो कौन सी बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन ऐसा हम करना चाहते हैं तो भी हम ही होंगे जो हमें ही यहाँ से ड्रैग करके, यानी खींच के पुलिस ले जाएगी, हमें ही पुलिस पिटेगी और हमें ही जेल में डाल देगी। क्यों? क्योंकि हमने कुछ इल्लीगल काम किया है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन अभी फिरोज़ाबाद की है फ्रेंड्स। देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अलग तरीके की सोच को अप्लाई कर पाए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि ये ट्राई ऑब्वियस है उनको, उनके जो फॉरफादर्स है उन्होंने भी किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अभी कुछ नरेटर नया बता रहे हैं, बट ये चीज़ उन्होंने अप्लाई करना ट्राई किया था, लेकिन वो थक चुके हैं। क्यों? क्योंकि दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। यानी यहाँ पर एपैथी का मीनिंग क्या होता है? लैक ऑफ कंसर्न। और स्पाइरल का बहुत अच्छा मीनिंग दिया गया है नेवर एंडिंग, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी उनको एक चीज़ पहले से ही बता दी गई है, उनको ये समझ ही लेना है कि ये जो बैंगल मेकिंग का काम है उनको केवल वो ही करना है और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा करते करते वो धीरे धीरे पॉवर्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और पॉवर्टी से लेकर उनका जो ग्रीड है, ठीक है, वो उनको एक इनजस्टिस की ओर ले जा रहा है। क्योंकि अगर उनके दिमाग में ये आया कि मिडलमैन को वो हटा सकते हैं तो उनको जेल हो जाएगी, ठीक है, तो उनके पास अब एक ही रास्ता है, केवल बैठकर वो ही काम किया जाए जो वो पहले से करते आ रहे हैं, और उनके साथ ये इनजस्टिस पहले से हो रही है। लिसनिंग टू देम I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. अब यहाँ पर नरेटर बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि जब उनकी ये बातें मैं सुन रही थी तब मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि दो तरीके के वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। पहला वो फैमिली है जो इस गरीबी में जी रही है, जिसके ऊपर बर्डन है एक कास्टिसिज्म होने का। क्यों? क्योंकि वो एक इसी कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है जहाँ पर वो लोग केवल बैंगल्स ही बनाते हैं और कुछ उनको आता नहीं है। और दूसरा है द अदर, अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। और दूसरा जो वर्ल्ड है, वो दूसरा वर्ल्ड कौन सा है? अ विशियस सर्कल, यानी कि एक बहुत ही गंदा जो वर्ग है वो है कौन? साहूकार सा। साहूकार यानी कौन यहाँ पर? जो मिडलमैन है, जो पुलिसमैन है, जो कायदे के रखवाले हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, पॉलिटिशियंस है, उनका एक वर्ल्ड है। यानी कि जितना भी ये लोग हार्डवर्क करते हैं और बैंगल्स बनाते हैं, उनकी कमाई उनको मिलनी चाहिए, वो चीज़ उनको मिलती नहीं है। तो ये कुछ दो तरीके के वर्ल्ड यहाँ पर एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा हमारे नरेटर को लग रहा है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। बहुत अच्छी लाइन बताई है फ्रेंड्स यहाँ पर, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, यानी कहने का मतलब ये सब ने इकट्ठा होकर उनके ऊपर इतना फोर्स किया है कि इतना बर्डन डाल दिया है कि वो कभी भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी कि जो भी कोई नया बच्चा है जो बॉर्न होता है, वो धीरे धीरे करके उनके ऊपर ये बर्डन डाल दिया जाता है कि उनको केवल एक ही चीज़ करनी है, उनको और कोई ड्रीम देखनी नहीं है, उनको केवल एक ही चीज़ करनी है और वो है बैंगल मेकिंग। उसके अलावा ड्रीम देखने का अलाउ उनको कभी किया जाता नहीं है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब भी वो अवेयर हो, यानी कहने का मतलब जब वो बड़े होते हैं, वहाँ पर बॉर्न हुए बच्चे जब बड़े होते हैं, वो कुछ जाने या पहचाने उससे पहले ही वो नेचुरली तौर पे, जैसे उसने पापा ने, मुकेश के पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे बैंगल ही बनानी है। यानी क्यों ऐसा बता रहा हूँ फ्रेंड्स? क्योंकि आप देखो, मुकेश के जो पापा थे वो पहले क्या थे? एक टेलर हुआ करते थे। उन्होंने सोचा कि मुझे बैंगल अब बनानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो दादाजी है उनकी आंखें उसी में चली गई थी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे बैंगल बनाना नहीं है, मुझे कुछ नया सोचना है। तो उन्होंने ट्राई किया था कि वो एक टेलरिंग का काम करें, लेकिन ये चीज़ ऐसी यहाँ पर है, जो दूसरे वर्ल्ड के लोग हैं वो चीज़ यहाँ पर होने देते नहीं है। तो इसी वजह से उसके पापा को भी इस इंडस्ट्री में वापस आना पड़ा था। तो यहाँ पर जब बच्चे बड़े होते हैं, वो तो नेचुरली तौर पे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको क्या बनना है, एक बैंगल मेकर बनना है, उसके अलावा वो और कुछ सोच सकते नहीं हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। यानी बहुत अच्छी लाइन, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यानी बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ करना है तो वो केवल एक ही चीज़ हो सकती है, डेयरिंग करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। उन्हें कभी नहीं सिखाया जाता है। जब वो बड़े होते हैं तो उस बड़े होने की प्रोसेस में उनको कभी नहीं सिखाया जाता है कि आपको लाइफ में डेयरिंग भी लेनी है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये रिस्क लेने वाली बात कभी भी उनके ग्रोइंग अप में आती नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। और जब हमारे नरेटर ने ये चीज़ देखी, कि नरेटर ने देखा कि जब उनसे वो मुकेश से मिले थे तो मुकेश ने बोला था कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। तो ये चीज़ सुनकर सच में जो हमारे नरेटर है वो बहुत खुश हो चुके थे। उनको लगा था कि नहीं, चलो कोई एक तो बच्चा है जिसने अपनी खुद की ड्रीम देखी है,
चाहे वो कंप्लीट होगी या नहीं, वो तो हमें आगे ही बता दिया था, क्योंकि वो इट लूम्स लाइक अ मिराज, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ होती है कि जितने भी लोग यहाँ पर बॉर्न होते हैं उनको केवल एक ही चीज़ किया जाता है, और वो है बेंगल मेकिंग। तो ये चीज़ अच्छी लगी नरेटर को सुनकर कि जब मुकेश ने बताया था कि उसे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। तो वापस से वो रिपीट करता है कि मुझे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस। उसने बताया था कि वो गैरेज जाएगा, वहाँ पर जाकर सारी चीज़ों को सीखेगा, बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस। यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि जो जहाँ पर वो जाकर मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा वो गैराज उसके घर से दूर है, लेकिन यहाँ पर नरेटर वो चीज़ दिखाना चाहते हैं कि उसका जो ड्रीम है वो ड्रीम उसके घर से सच में बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो उसने बताया कि ये जो गैराज है अगर दूर होगा तो मैं शायद वहाँ पर चलकर भी चला जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो नरेटर यहाँ पर कुछ पूछ लेते, देखना क्या पूछते हैं, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुम सच में प्लेन उड़ाने का ड्रीम रखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, अचानक वो साइलेंट हो गया। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। ग्राउंड की ओर झुकते हुए वो बोलता है कि नहीं, मेरी ऐसी कोई ड्रीम नहीं है प्लेन उड़ाने की। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बरेसमेंट दैट हैज़ नॉट यन टर्न इनटू रिग्रेट। अब ये कहने का मतलब यहाँ पर फ्रेंड समझना है, इन हिज स्मॉल मर्मर, यानी कि वो जो कुछ गुनगुना रहा है, वो गुनगुनाते हुए वो क्या बता रहा है, वो उसकी एम्बरेसमेंट दिख रही है, वो शर्मिंदगी दिख रही है। कौन सी? दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। क्यों? अब रिग्रेट में क्यों तब्दील नहीं हुई है वो यहाँ पर समझना है फ्रेंड्स आपको, कि ऑब्वियस है उसने जो सपना देखा है वो अगर सपना नहीं ख़त्म हुआ ना तो सच में ये चीज़ एक रिग्रेट में बदल जाएगी, क्योंकि उसके जो पापा है, उसके पापा ने भी यही चीज़ नया कुछ करना चाहा था, लेकिन एट द एंड उसकी फेट, अगर उसका नसीब अगर हम देखें तो उसका नसीब उसे कहाँ पर लेकर आया है, बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में लेकर आया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं कि उसकी जो ड्रीम है ना, मुकेश की ड्रीम अभी रिग्रेट में नहीं हुई, कन्वर्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी उसने वो ड्रीम देखी है, मोटर मैकेनिक बनने की ड्रीम है वो उसने देखी है। अगर ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन हुई और वो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वापस आ गया, तो ये जो चीज़ है ना वो किस में बदल जाएगी, रिग्रेट में बदल जाएगी। तो he is content to dream of cars that he sees hurtling down and the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। उसे प्लेन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे प्लेन देखने से कोई मतलब नहीं है, वो केवल यही ड्रीम करके उसको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो केवल कार ही देख रहा है। हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स, यानी कि यहाँ से वहाँ जो मूविंग अराउंड, यहाँ के उसके घर के बाहर से जितनी भी कार्स निकलती है उसे देखकर वो सेटिस्फाई है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद से वैसे भी कुछ ज़्यादा प्लेन एयर में से निकलते नहीं है, तो उसे इतना ही कंटेंट है, सेटिस्फेक्शन है कि वो जो कार्स जहाँ से गुजर रही है उस कार को देखकर उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। ओके सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। यही थी हमारी स्टोरी नंबर 2, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। आई होप सो कि यहाँ पर जिस अंदाज से मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका है। एंड सच में फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली लव दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड गिव योर कमेंट्स हियर सो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ वेल आई हैव टॉट यू। सो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।